दोस्तों, क्या भारत अपने पुराने पृथ्वी सीरीज की मिसाइल को रिटायर करके एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को डिप्लॉय करने जा रहा है? क्या अस्त्र मार्क 1 ER 160 किलोमीटर रेंज के साथ एयर कॉम्बैट का पूरा गेम ही चेंज करने वाला है? और क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रशिया के साथ मिलकर एक नया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के मिसाइल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की तरफ से है। अभी DRDO की तरफ से एक नेक्स्ट जनरेशन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पर काम किया जा रहा है, जो कि पुराने पृथ्वी सीरीज की मिसाइल को रिप्लेस करने वाला है। दोस्तों, अगर कॉन्टेक्स्ट को समझा जाए तो पृथ्वी भारत का सबसे पहला ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल था, जिसका डेवलपमेंट 1980s में स्टार्ट किया गया था और इसी ने आगे चलकर भारत की मिसाइल इकोसिस्टम की फाउंडेशन को तैयार किया था। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये कि इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। खास करके इनका लिक्विड फ्यूल propulsion सिस्टम आउटडेटेड होने लगा है। इसमें लॉन्च से पहले फीलिंग करनी पड़ती थी, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होने के साथ साथ रिस्की भी होता है। और मॉडर्न बैटलफील्ड में जहाँ क्विक रिएक्शन और सर्वाइबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है। अब पहले ऐसा माना जा रहा था कि प्रलय मिसाइल ही पृथ्वी सीरीज की मिसाइल का डायरेक्ट सक्सेसर होने वाला है। प्रलय एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि फ्लाइट के दौरान मैन्यूवर कर सकता है, जिसे HQ-9 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन अभी DRDO की तरफ से एक और बड़ा डिसीजन लिया गया। वो अभी प्रलय पर डिपेंड नहीं करना चाहते, बल्कि एक कम्प्लीटली नया मिसाइल डेवलप किया जा रहा है, जो कि पूरा पृथ्वी फैमिली को रिप्लेस करने वाला है। इस नए मिसाइल की सबसे खास बात इसका फ्लेक्सिबिलिटी होने वाला है। पृथ्वी की तरह ये मिसाइल मल्टीपल वॉरेट कन्फिगरेशन को सपोर्ट करने वाला है, जिसमें 500 kg से लेकर 1000 kg तक के वॉरेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक ही मिसाइल अलग अलग मिशन प्रोफाइल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो प्रिसीजन स्ट्राइक हो या फिर हाई वैल्यू टारगेट एंगेजमेंट हो। साथ ही एक और स्मार्ट अप्रोच ये लिया जा रहा है कि नए मिसाइल को एग्जिस्टिंग पृथ्वी सीरीज की इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपैटिबल बनाया जाने वाला है। यानी कि जो लॉन्च सिस्टम्स, ट्रेनिंग फ्रेमवर्क्स और लॉजिस्टिक पहले से आर्मी और एयरफोर्स के पास मौजूद है, उन्हें कंप्लीटली चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। टेक्निकल लेवल पर देखा जाए तो इसमें सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन, फास्टर लॉन्च रेडीनेस, बेहतर एक्यूरेसी और इंप्रूव्ड सर्वाइबिलिटी जैसे अपग्रेड्स को किया जाने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अब इसमें डेंजरस प्री लॉन्च फ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली, जिससे रिएक्शन टाइम ड्रास्टिकली इंप्रूव होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये नया मिसाइल सिर्फ एक रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है, बल्कि भारत के टैक्टिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है, जहां स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और सर्वाइबिलिटी तीनों के अंदर एक मैसिव जंप देखने को मिलने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी की तरफ से है। अभी भारत का अस्त्र मार्क 1 ER मिसाइल एक बहुत ही क्रिटिकल टेस्टिंग फेज में एंटर कर चुका है, जहां पर इसका 160 किलोमीटर का एक्सटेंडेड रेंज को वैलिडेट किया जाने वाला है। दोस्तों, ये एक सिंपल अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये इंडियन एयरफोर्स की एयर कॉम्बैट डॉक्ट्रिन में एक मेजर शिफ्ट लाने वाला डेवलपमेंट है। अगर कंपैरिजन करें तो बेस वेरिएंट यानी अस्त्र मार्क 1 वेरिएंट का रेंज लगभग 110 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन ER वेरिएंट में इसे सिग्निफिकेंटली बूस्ट किया गया है। ये इंप्रूवमेंट मेनली हाई एनर्जी प्रोपेलेंट और ऑप्टिमाइज्ड फ्लाइट पाथ एल्गोरिदम की वजह से पॉसिबल हुआ है, जिससे मिसाइल अपनी स्पीड और एनर्जी को ज़्यादा देर तक सस्टेन कर पाता है। अभी टेस्टिंग का मेन फोकस DMAX यानी डायनामिक मैक्सिमम रेंज को वैलिडेट करने पर होने वाली है। सिंपल शब्दों में बोले तो ये चेक किया जाने वाला है कि मिसाइल रियल कॉम्बैट सिचुएशन में एक हाईली मैन्यूवरिंग फाइटर एयरक्राफ्ट को कितनी दूरी से सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर पाता है। इस टेस्टिंग के अंदर अभी 2 मेजर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। एक इसमें तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट होने वाला है और दूसरा सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट होने वाला है। इस मिसाइल का एक और मेजर अपग्रेड इसका इंडिजिनस KU बैंड का एक्टिव रडार सीकर होने वाला है। फाइनल फेज में जब मिसाइल टारगेट के करीब 20 से 25 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाएगा, तब ये सीकर इंडिपेंडेंटली टारगेट को लॉक कर ट्रैक करना स्टार्ट करने वाला है। इवन अगर टारगेट इवेसिव मैन्यूवर कर रहा हो या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा हो, तब ये सीकर अपना लॉक मेंटेन कर सकता है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो अगर ये 160 किलोमीटर DMAX सक्सेसफुली अचीव हो जाता है, तो अस्त्र मार्क 1 ER भारत को ग्लोबल BVR मिसाइल कैटेगरी में एक बहुत ही हायर लीग में खड़ा करने वाला है। ये कैपेबिलिटी इंडियन एयरफोर्स को फर्स्ट सूट एडवांटेज दे सकता है, जहां दुश्मन को एंगेज करने का मौका हमको पहले मिलने वाला है, और मॉडर्न एयर कॉम्बैट में यही सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अस्त्र मार्क 1 ER सिर्फ एक मिसाइल अपग्रेड नहीं होने वाला है, बल्कि भारत के एयर डोमिनेंस कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी होने वाला है। आप क्या सोचते हैं, क्या अस्त्र मार्क 1 ER ग्लोबल लेवल पर
बेस्ट वीवीआर मिसाइल को चैलेंज कर पाएगा या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला अपडेट भारत के मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग प्रोग्राम की तरफ से है। अभी कैट्स प्रोग्राम के अंदर डेवलप हो रहा कैट्स हंटर एक बहुत ही क्रिटिकल माइलस्टोन की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 के एंड तक इसका कैप्टिव कैरेज ट्रायल को स्टार्ट करने का फैसला किया गया है, जो कि पूरे प्रोग्राम के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो कैट्स हंटर एक लॉयटरिंग मिसाइल या ड्रोन होने वाला है, जो कि फाइटर जेट के साथ मिलकर ऑपरेट करने वाला है। अभी जो ट्रायल्स होने वाले उसमें हंटर ड्रोन को एक फाइटर एयरक्राफ्ट के नीचे से माउंट करके लॉन्च किया जाएगा। इस प्रोसेस को कैप्टिव कैरेज टेस्टिंग बोला जाता है, जहां पर एरोडायनामिक बिहेवियर, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स के साथ इंटीग्रेशन को टेस्ट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फेज होगा इसका सेफ सेपरेशन टेस्ट, यानी हाई अल्टीट्यूड पर रिलीज होने के बाद ड्रोन स्टेबल फ्लाइट को मेंटेन कर पाता फिर नहीं, ये देखने वाली बात है। ये स्टेप काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि इसी के बाद ये प्रोग्राम ऑटोनोमस फ्लाइट ट्रायल की तरफ मूव करेगा। टेक्निकल लेवल पर देखा जाए तो कैट्स हंटर अभी एक लो ऑब्जर्वेबल प्लेटफॉर्म होने वाला है, यानी इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम रखा गया ताकि एनिमी रडार इसे इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये ड्रोन लगभग 250 से 300 किलोमीटर के आसपास स्टैंड अप स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट सेफ डिस्टेंस पर रहकर ही दुश्मन की टेरिटरी के अंदर जाकर डीप स्ट्राइक कर सकते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाला इंजन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये HAL की तरफ से डेवलप किए गए PTI 7 टर्बोजेट इंजन का अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल करने वाला है, जिसे स्पेशली बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और एंडोरेंस के लिए मॉडिफाई किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये रीयूजेबल सिस्टम होने वाला है, यानी कि नॉर्मल क्रूज मिसाइल की तरह ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बल्कि अपना पेलोड ड्रॉप करने के बाद वापस लौट सकता है। इसके लिए एक डुअल पैराचूट रिकवरी सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिससे ये सेफली रिकवर किया जा सकेगा। ये ड्रोन लगभग 250 केजी के आसपास पेलोड को कैरी कर सकता है और इसका टोटल वेट अराउंड 600 केजी के आसपास होने वाला है, जिससे इसे मल्टीपल फाइटर एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म से आराम से इस्तेमाल किया जा सकेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो कैट्स हंटर भारत के लिए गेम चेंजिंग कैपेबिलिटी होने की उम्मीद किया जा रहा है, जहां पर एक ही मिशन में फाइटर एयरक्राफ्ट और ड्रोन मिलकर कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक एग्जीक्यूट करने वाला, और यही फ्यूचर एयर वॉरफेयर का असली डायरेक्शन होने वाला है। अगला अपडेट भारत के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की तरफ से है। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की तरफ से रशिया के साथ मिलकर एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी MTA प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की कोशिश किया जा रहा है। ये वही प्रोजेक्ट होने वाला है जो पहले इंडो रशियन कोलैबोरेशन के रूप में प्लान किया गया था, लेकिन कुछ डिस एग्रीमेंट्स की वजह से वो कैंसिल करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों अभी HAL की चीफ की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक अभी अप्रोच कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। पहले जहां को डेवलपमेंट की बात चल रही थी, अभी HAL एक एग्जिस्टिंग रशियन एयरक्राफ्ट को कस्टमाइज करने का प्लान बना रहा है, यानी जीरो से डिजाइन करने के बजाय एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म को इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया जाने वाला है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो भारत को एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो 18 से 20 टन के आसपास पेलोड को कैरी कर पाएगा, और ये अपने पुराने AN-32 फ्लीट को रिप्लेस करने वाला है। अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट होने वाली, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड एरिया और रिमोट लोकेशन में लॉजिस्टिक सपोर्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, और वहाँ पर एयरक्राफ्ट काफ़ी काम आ सकते हैं। खास बात यह कि ये जो एयरक्राफ्ट होने वाले हैं ये Do-228 जैसे छोटे प्लेटफॉर्म्स या फिर C-17 जैसे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बीच की गैप को फिल करने वाले हैं, यानी कि एक मिडिल लेयर की लॉजिस्टिक बैकबोन बनने वाले हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी दोनों को प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी HAL और रशियन साइड मिलकर भारत के अपकमिंग RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन का जॉइंट रिस्पॉन्स देने की प्लानिंग बना रहे हैं। इसमें एवियोनिक्स, मिशन सिस्टम, इंजिन्स और इंडियन मिलिट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी मॉडिफिकेशन करने की बात सामने आई है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल है, क्योंकि अगर भारत एक कम्प्लीटली नया एयरक्राफ्ट डेवलप करने की कोशिश करता है तो उसमें टाइम और कॉस्ट दोनों काफ़ी ज़्यादा लगने वाले हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई करने से डेवलपमेंट टाइमलाइन काफ़ी रिड्यूस होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी आने वाले। इंडियन एयरफोर्स को ये एवेल्युएट करना होगा कि क्या ये मॉडिफाइड प्लेटफॉर्म उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते या फिर नहीं कर पाते हैं। साथ ही कॉस्ट शेयरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी यहाँ पर एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है। इसके अलावा अभी सेम टेंडर में काफ़ी बड़े प्लेयर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो HAL को यहाँ पर काफ़ी सारा टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये MTA प्रोजेक्ट का रिवाइवल भारत के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है, जहां फास्ट कैपेबिलिटी बिल्डअप, कॉस्ट एफिशिएंसी और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग तीनों को बैलेंस किया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।